Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. In this session of daily news analysis, today is 23rd of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all revise the previous day session. Let's have the questions and ready to answer these questions. Question number 1. Find the correct statement about Majuli. आपको माजुली के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। क्या ये एक टाइगर है इन वेस्ट बंगाल? इट इज अ रिवर आइलैंड इन असम? इट इज एन एलिफेंट रिजर्व? या इट इज अ रिवर इन असम? क्या है ये? फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर है इट इज अ रिवर आइलैंड इन असम। हमने इसको डिस्कस भी किया था कि जो माजुली आइलैंड है इसको लेकर के या ऐसे और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनको लेकर के असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इनको जो इलीगल एनक्रोचमेंट इन पर हो चुका है उसको हम वहां से जो है फ्री करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद? किससे एसोसिएट करता है ये? Free and compulsory education for children, free education for girls, establishment of local urban government, establishment of local rural governments। फटाफट से रिप्लाई कीजिए। देखो इसका आंसर है डी, establishment of local rural governments। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। सो इसका आंसर हो जाता है डी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट took place came into fact which year? ये किस ईयर को जो है इफेक्ट में आया? किस ईयर को ये इफेक्ट में आया? अब आपको ये बताना है। फटाफट से रिप्लाई कीजिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर होता है, अब आपको फटाफट से रिप्लाई करना है। देखो इसका आंसर हो जाता है 1993। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये 1993 को इफेक्ट में आया था। ऑल्दो पास तो पहले ही हो गया था। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा है मुझे जो डेट भी बता सकता है कि किस दिन ये पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एनफोर्स हुआ था? तो वो डेट क्या थी? मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ये अप्रैल में थी और उसी दिन हम पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? आपको ध्यान होगा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इंप्लीमेंट हुए तो स्पेशली फॉर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कौन सा ईयर था? 1992 नो, 1993 नो, 2004, 2005 बताइए इसमें से कौन है? फटाफट रिप्लाई कीजिए। तो इट वाज 2004। करेक्ट आंसर है 2004। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपके कम से कम ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। मींस जब भी आप कंपटीशन के वर्ल्ड में हैं, कंपटीशन का एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो बेसिक क्वेश्चन जिनको सभी लोग, ऑल कैंडिडेट्स जिनको करेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन यदि आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो जाते हो। सो दैट्स व्हाई कीप इट अप दैट योर बेसिक क्वेश्चंस शुड नॉट बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रिवराइन एरियाज आइलैंड
ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र लोकली नोन एज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो लोकल लेवल पर जो आइलैंड्स बन जाते हैं रिवर में, उनको लोकली किस नाम से जाना जाता है? वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस डे सेशन। बताइए आप, क्या विलविला है, या चंद्रकारा है, या नन ऑफ दीज? इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? बताइए। इसका आंसर करेक्ट है ए, चार या चपोरी। यही इनके नेम है जिनको हम ब्रह्मपुत्र रिवर के जो आइलैंड्स बन जाते हैं, लोकल लैंग्वेज में इनको कहा जाता है चार या चपोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, फिल इन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है आपको फिल करना है। हम यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर विच आइलैंड, तो किस आइलैंड की यहाँ पर ये स्टेटमेंट बात कर रहा है? तो बताइए, क्या ये झापुली है, माजुली है, फूमडीज है, एस्किमोज है? बताइए इसमें क्या है। देखो, ये कोई टर्म नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है माजुली। माजुली जो आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और ये कहाँ पर है? ये इंडिया में है। इंडिया की एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसके बीच में ये आइलैंड है। फूमडीज क्या होता है? देखो, फूमडीज की अगर हम बात करें तो मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक। ठीक, उस लोकटक में तैरते हुए घास के मैदान टाइप के हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है फूमडीज। एस्किमोज क्या है? ये उधर जो है नॉर्थ पोल की तरफ जो ट्राइबल पीपल हैं, ये आइस के बने हुए घर में रहते हैं, और उस ट्राइब का नाम है एस्किमोज। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस रीजन में जो हाउसेस आइस के बने होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दोज हाउसेस जो बर्फ के बने होते हैं? ठीक है, बर्फ के अंदर ऐसे करके घर बना लेते हैं वो। तो ये आपको इसका नेम बताना है मुझे कि उनका नेम क्या है। और ये एस्किमो उन हाउसेस को बनाते हैं, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंडियाज एंटी सैटेलाइट टेस्ट हैज मेड इट द 4th country to have a demonstrated ASAT capability. Which are the other 3 countries? देखो, इंडिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन का जो है टेस्ट किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, तो इंडिया इसमें अब 4th नंबर का कंट्री बन चुका है। मीन्स देयर आर ऑलरेडी 3 कंट्रीज जिनके पास में एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं। अब आपको ये बताना है कि इन पेयर में से कौन से वो 3 कंट्री हैं जिनके पास में एंटी सैटेलाइट वेपन है और जिन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो ये कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया एंड चाइना, रसिया, यूएसए और ब्रिटेन, रसिया, यूएसए, जापान, जापान, रसिया, चाइना। बताओ इनमें से कौन है? आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है क्वेश्चन को पढ़ने का। देखो, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस चाइना और प्लस रसिया। ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले से ही एंटी सैटेलाइट वेपन्स को जो है डिजाइन किया और उसको फिर मींस टेस्ट भी कर चुके हैं और दुनिया को दिखा भी चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है ए। नाउ, मिशन शक्ति इज इंडियाज फर्स्ट एवर। क्या है ये मिशन शक्ति? लास्ट के सेशन में से ही हमने पूछा है ये, ठीक है। 21 जो फरवरी का हमारा सेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मींस पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। देखो, मिशन शक्ति क्या है? क्या ये बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट है, एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट, केमिकल वेपन टेस्ट, या एंटी टैंक मिसाइल है? देखो, ये इसका आंसर हो जाता है करेक्ट बी। बिकॉज इंडिया ने जब 2019 में अपने एंटी सैटेलाइट जो वेपन है उसका टेस्ट किया था, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो उसका नाम रखा था हमने क्या? मिशन शक्ति। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। देखो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बहुत अच्छे से जो है रिजल्ट भी मिलने वाले हैं आगे के आने वाले टाइम में। सो कीप इट अप, रिप्लाई करते रहें, लाइक विराट, सादिया, आप इसी तरीके से जो है आंसर करते रहें, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है इसी तरीके से
रिप्लाई करना है, आपको आंसर का फाइंड आउट करना है और रिप्लाई करना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इश्यू 7th समन्स टू केजरीवाल। देखो केजरीवाल साहब को पहले 6 बार ईडी ने समन इश्यू किया हुआ है और अगेन फिर से 7th टाइम नोटिस इश्यू किया है ईडी ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता होगा कि ईडी इस समय बहुत न्यूज में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ये ईडी है क्या। तो इसके की पॉइंट्स को जान लेते हैं। ईडी क्या है? ईडी का नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये इसका नाम है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के ऑफिसर्स वर्क करते हैं। It has been mandated with investigation of offenses, means इसके पास पावर्स हैं, मैंडेट है इन्वेस्टिगेट करने का क्या क्या, ऐसे ऑफेंसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हो या फॉरेन एक्सचेंज लॉ से जुड़े हुए हैं, तो उनके केसेस में ये इंक्वायरी कर सकता है और बाकी बहुत सारे पावर्स इसके पास में है। देखो अभी रिसेंटली जैसे क्या नाम है उनका, शिबू सोरेन, ठीक है, उनके अगेंस्ट में ईडी ने जो है अपना एक्शन लिया है। इधर जो है आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री वगैरह वो सब उनके अगेंस्ट में एक्शन हुआ है ना। और अभी रिसेंटली जो आपका बाइजू है ना, बाइजू के जो चीफ है रविंद्रन, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन चल रहा है और ईडी ने उनके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस इश्यू किया हुआ है कि भाई इनको ढूंढो कहां पर है ये। अच्छा अब हम ईडी की बात करें तो फंक्शन करता है किसके अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, ठीक है। ये एक प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मींस ये केवल फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन करती है, बाकी अदर जो मर्डर या किडनैपिंग या अदर जो क्रिमिनल केसेस है उसके अगेंस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इसके जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के जो अदर लॉ है उनके अकॉर्डिंग काम करता है। सबसे पहले ये 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस समय इसका नाम हुआ करता था एनफोर्समेंट यूनिट। बाद में 1957 में इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट रख दिया गया और एनफोर्समेंट यूनिट से इसका नाम बदल करके रख दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या। अगर हम इसके पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो ईडी जो है रिस्पॉन्सिबल है, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ में जब हमारा ट्रेड होता है तो उसमें जो करेंसीज या मनी होती है उसके एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यहाँ से भी इसको पावर्स मिलती है। तो ऐसे केसेस में भी जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों का जो केस है वो भी ईडी देखता है। प्लस इसके पास में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिसमें है, जो जिस पर ये मींस बहुत ज्यादा एक्शन लेता है, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को भी क्या करता है, ये देखता है। देखो आप में से है कोई जो मनी लॉन्ड्रिंग को मुझे मींस यहाँ पर अप्लाई कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है आप बताइए, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। देखो लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लॉन्ड्री वाले को हम अपने कपड़े दे देते हैं धुलाई के लिए, साफ करवाने के लिए, वॉशिंग के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होती है, मनी की धुलाई होती है। बात समझ में आई? मींस जो डर्टी मनी है उसको धो करके साफ करके उसको बना दिया जाता है क्लीन या व्हाइट मनी, ठीक है। मींस मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लैक मनी को यूज करके उसका व्हाइट मनी मींस उसका लीगल मनी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ब्लैक का मतलब है यहाँ पर इलीगल अर्निंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग वो एक प्रोसेस है, वो मेथड्स हैं जो सब यूज किए जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं इसमें। उसके थ्रू इलीगल या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ईडी हैज द पावर टू अटैच द असेट ऑफ कल्प्रिट्स, मींस जो कल्प्रिट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में ऐसा कोई एलिगेशन है जिसके अगेंस्ट में ईडी एक्शन लेता है,
तो उनके जो असेट्स होते हैं उनको अटैच कर लेता है, मींस अपने यहाँ जब्त कर लेता है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती वो उसको यूज नहीं कर सकते उन असेट्स को, बैंक अकाउंट वगैरह को फ्रीज कर देता है। ठीक है, इसके पास में सर्च, सीजर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, एक्शन, सर्वे, सारा मींस पावर्स इसके पास में है। किसी को भी ये फिर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और उसमें फिर इसकी बेल भी नहीं होती। ठीक है, बाकी इसको हम ज्यादा डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ईडी, ईडी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, और इसका जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ईडी के बारे में, अगर मान लो आपको क्लैट में एक पैराग्राफ आ जाता है, या बाकी अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और 5-6 क्वेश्चन वहां से पूछ ले। तो इसका रीजनल हेडक्वार्टर देखो मुंबई में है, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया को देख लेता है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया को देख लेता है, ये साउथ इंडिया को, और ये जो वेस्ट इंडिया मुंबई गुजरात वाला रीजन है उसको, और बाकी सारे रीजन को फिर आपका दिल्ली वाला जो है मेन डायरेक्टरेट है वो देख लेता है। इसके 10 जोनल ऑफिस भी हैं, उनको आपको नेम उनके और उनके ऑफिस को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, देन इसमें डायरेक्टली भी रिक्रूटमेंट होता है और इनडायरेक्टली भी, मींस डेपुटेशन पर भी इसमें ऑफिसर्स आते हैं। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो बहुत सारे जो लॉ किए हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनका भी इसमें अपॉइंटमेंट होता है। जब आपकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पे आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑफ आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर होते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनमें आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, एक्साइज ऑफिसर हो गए, कस्टम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सबसे मिला करके क्या बनाई गई है, ये स्पेशल एजेंसी है। ठीक है, बहुत सारे हाई लेवल के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। नाउ, राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। किसने कहा ये दिल्ली कोर्ट ने अभी कहा है। देखो, जनरली जो हमारा राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो आप इस राइट को, आर्टिकल 21 के राइट को आप फंडामेंटल राइट की तरह कहाँ यूज नहीं कर सकते, कि राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन मींस चिल्ड्रन को एडॉप्ट करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, कि आप कल को जाकर के कोर्ट में बोले कि साहब मुझे बच्चा गोद लेना है, अडॉप्ट करना है किसी चाइल्ड को, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो ये क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये राइट नहीं है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा बताओ, आर्टिकल 21A में क्या है? ठीक है, फटाफट से रिप्लाई करो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके की पॉइंट्स पर, कि जो इंडिया में एडॉप्शंस होते हैं उसके लिए क्या क्या हमारे पास में कंडीशंस हैं। जो जनरल कंडीशंस है वो ये है कि मैरिड कपल नीड कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस, मींस अगर वाइफ और हस्बैंड, भाई शादी हो गई तो दोनों ही तो होंगे ना उसमें, तो दोनों का ही कंसेंट की क्या है उसमें रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि वाइफ ने कंसेंट दे दिया, हस्बैंड नहीं चाहता था कि हम बच्चा अडॉप्ट करें, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड। सिंगल फीमेल अगर कोई है जिसने शादी नहीं की, या शादी हो गई बाद में विडो हो गई, या उसका तलाक हो गया, सिंगल है वो, मतलब इस समय उसकी मीन्स अकेले रहती है, तो ऐसी फीमेल मेल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकती है और फीमेल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन जो सिंगल मेल है, पुरुष, वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द 2022 के रेगुलेशंस जब आए थे तो उसमें ऐसी कंडीशंस बहुत सारी बताई थी, जिसमें आया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे पास में आया था, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये एक्ट था हमारा 2015 का। ठीक है, इसी के थ्रू पे ये ऐसी रेगुलेशंस निकाली गई थी कि जो जुवेनाइल हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इसकी क्या क्या बेसिक्स इसमें पॉइंट्स हैं। जेजे एक्ट 2015 में आया, एक सेकुलर एक्ट है, मींस जब एडॉप्शन की बात होगी, बच्चों के एडॉप्शन की बात होगी, तो ये वो बच्चा या पिता किसी भी रिलीजन का हो सकता है, उनके एडॉप्शन में केवल ये अकेला एक ही लॉ क्या करेगा, वहां पर एप्लीकेबल होगा। तो ये सेकुलर लॉ है इस सेंस में।
इट एस्टैब्लिशेस, इसने इसी लॉ के थ्रू एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। इस एजेंसी का जो है फंक्शन होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। अब इंडिया में जितने भी बच्चों का एडॉप्शन होता है उसके लिए क्या है, एक नोडल बॉडी है। नोडल बॉडी है मतलब ये मॉनिटरिंग भी करेगी और रेगुलेट भी करेगी कंट्री के अंदर, और इंटर कंट्री एडॉप्शन जितने भी होंगे उन सब पर इसका क्या बनेगा, मेन अथॉरिटी यही होगी। मीन्स अगर किसी को भी बच्चा एडॉप्ट करना है, सपोज करो कोई व्यक्ति है यूएसए का और इंडिया से किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है तो किसके थ्रू करेगा वो, तो वो करेगा कारा के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसके थ्रू वो एडॉप्शन होगा। इंडिया के अंदर भी इंडिया के ही लोग अगर करेंगे तब भी इसी के थ्रू होगा। ठीक है, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये न्यूज में रहा, क्यों कि अभी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए और उसमें कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फ्रॉड वगैरह सामने आए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का यूज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये, आइए जान लेते हैं। आर्टिकल 142 ये एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये कैसा भी ऑर्डर, कैसी भी डिक्री इसको जो पसंद आए वो ऑर्डर इश्यू कर सकता है अपने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट। और इसमें काम इसका ये होगा जो इसके पास में जो मीन्स पेंडिंग में है बस उसको क्या देना है इनको, कंप्लीट जस्टिस। देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें लॉ में लिखी हुई नहीं होती, उन पर कोई लॉ नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह काम बनता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में मिलना चाहिए कंप्लीट जस्टिस। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैव द वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर कि वो कैसा भी ऑर्डर वगैरह इशू कर सकते हैं। सच डिक्री और ऑर्डर इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कहीं पर भी हो, और वो ऐसा जो है ऑर्डर जब इश्यू करेगा तो वो किसी लॉ के अगर जो अंडर में आ सकता है या प्रेसिडेंट ने उस पर कोई इंडिकेशन दिया हो या लॉ हो उसके थ्रू हो सकता है। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट टू सच लॉ, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू मेक एनी ऑर्डर देखो टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी को भी बोल सकता है कि यहाँ पर आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाइए, या आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी या उनका फैक्ट या उनका प्रोडक्शन कि हमारे पास उनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आइए, या इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें या कोई पनिशमेंट था किसी भी, या अपने अपने इसके खुद के सामने का जो पनिशमेंट था खुद के कंटेंट का। मींस सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंदर ये पावर है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू कर सकता है कि आप हमारे समक्ष पेश हो जाइए, प्रेजेंट होइए, कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, किसी को पनिशमेंट दे सकता है, उसके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, फैक्ट्स की डिस्कवरी के लिए ऑर्डर कर सकता है, किसी पर्सन को बुला सकता है। मींस अब जब ये ऑर्डर इनके पास में अगर है तो कुछ भी बाकी नहीं रह गया। मीन सुप्रीम कोर्ट फिर किसी को भी अपने यहाँ पर बुला सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें शामिल नहीं है इंडिया के, कहीं आप समझ रहे हो कि इंडिया के प्रेसिडेंट को या स्टेट्स के गवर्नर को यहाँ पर बुला ले, नहीं, वो इसकी बाउंड में नहीं आते। T50 क्या है, ये न्यूज में रहा है। T50 क्या है अभी देख लेते हैं भाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे टनल है किसकी, इंडिया की। तो इंडिया की अब तक की सबसे लंबी क्या है, ये टनल है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे वहां से अपना ट्रेन को चलाएगी। इसकी जो लेंथ है 12.77 किलोमीटर है। मींस टनल के अंदर अंदर लगभग 13 किलोमीटर अंदर ही अंदर ट्रेन चलेगी, पहाड़ के अंदर किसी माउंटेन के अंदर अंदर। ठीक है, कहां पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला वाली जो रेल लिंक है उसके लिए है। इसका नाम क्या रखा गया है, T50। इंडिया की लॉन्गेस्ट कैसी है, देखो ट्रांसपोर्टेशन है ये, और वो भी किसके लिए, रेलवे के लिए, बसेस वगैरह के लिए नहीं है ये। अब अभी कल क्या हो गई है, ये ओपन हो गई, तो इसीलिए क्या है, ये न्यूज में है। तो आपके लिए यहाँ से हमने आज कई सारी न्यूज को डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अब आपके लिए जल्दी से इसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है देखो, T50 क्या है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे टनल है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में ये स्टार्ट हो चुकी है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 142 का यूज, सुप्रीम कोर्ट के पास में वाइड पावर आ जाती है और वो किसी भी कंडीशन में इसको कभी भी यूज कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। फिर हमने देखा जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट था 2015 का, कि कैसे उसमें चिल्ड्रन का अडॉप्शन वगैरह होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, वो सब हमने देखा। प्लस हमने ये भी देखा कि राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन एक फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर। फिर हमने देखा कि जो ईडी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसके जोनल ऑफिस कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, वो सब हमने देखा। और हमने देखा कि ईडी है क्या, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस एक्ट के अंदर ये काम करता है, कहाँ कहाँ कौन कौन चीज की पावर्स है। फिर हमने 8 क्वेश्चन देखे, मिशन शक्ति को समझा हमने, जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन के लिए था, और इंडिया एंटी सैटेलाइट के मामले में मीन्स 4 नंबर पे पहुंच चुका है। इससे पहले यूएसए, रसिया और चाइना ऑलरेडी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड देखा हमने, जो कि माजुली है, और रिवर आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र में है उनको लोकली जो है चार या चापोरी के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2004 में स्टैब्लिश हुई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में जो है फोर्स में आया, इन्फोर्स हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट के लिए है। और माजुली आइलैंड को हमने देखा जो ब्रह्मपुत्र में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ से डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू समराइज टुडे सेशन, और आप इसी तरीके से जो है कनेक्ट रहिए। जब भी आपसे आंसर पूछा जाए, आप या आपके जो क्वेश्चन दिखे या आपके मन में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए और कनेक्टेड रहिए। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।